Okay, assalamu alaikum everybody. Can you all hear me Walaikum clearly? salam. Yes, ma'am. Walaikum salam. Yes, ma'am. Okay, so we'll be studying lecture number 12 of behavioral sciences today. In the previous lecture, we studied about basically the क्या पढ़ा था कौन बताएगा? मैम Emotion. इमोशंस के बारे में पढ़ा था, मोटिवेशंस के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजिकल मोटिवेशंस, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स और का lecture जो है वो more or less it's a continuation of the previous lecture. Today we'll be studying about the emotional intelligence. ठीक है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, उसमें एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस, सामंट सिंड्रोम, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आईक्यू का डिफरेंस क्या होता है, एंड हाउ टू इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इंटेलिजेंस? क्या माइंड में आता है आपके जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं? एनी आइडिया, एनी रफ आइडिया? कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं मैं मांग रही. सॉरी, नॉट एग्जैक्टली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि इनबॉर्न हर पर्सन में होती है. ठीक है, एट सम पॉइंट सम पीपल आर. मैम जो स्किल्स होती हैं, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐसा, उसको कहते मैम हैं ये इंटेलिजेंस. किसी की एबिलिटी. यस मैम. वो आपका IQ एंड EQ दोनों में होता है. ठीक है, आपकी जो है, अब तो खैर बहुत सारी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है. ठीक है, आपका IQ है. सो बेसिकली योर एबिलिटी जिससे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और सराउंडिंग्स की चीज़ों को परसीव कर सकें, दैट इज़ बेसिकली योर इंटेलिजेंस. ठीक है. So the global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with the environment. ठीक है, अब बेसिकली इस ओवरऑल जो डेफिनेशन है इसका क्या मतलब है कि आप पर्पसफुली एक्ट कर रहे हो. ठीक है, जो लोग जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, जिनमें इंटेलिजेंस जो है लेवल्स, उनके IQ लेवल बिल्कुल पुअर होता है, एक बच्चे की तरह का होता है, तो आप उन लोगों में ये नोटिस करेंगे कि वो कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं होता. इन मीन्स टू से कि वो आएंगे और ऐसे ही पानी का ग्लास पड़ा होगा उसको गिरा देंगे. ठीक है, वो आएंगे, आप अगर कोई कंप्यूटर पे काम करें तो आपका कंप्यूटर ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो बेसिकली दे डू वर्क दैट डू नॉट हैव अ पर्पस. उस चीज़ का कोई पर्पस नहीं होता. तो जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो हमेशा वो काम करता है जिसका एक्चुअली में कोई पर्पस होता है. अब हम पर्पस की ये बात नहीं करेंगे कि वेदर इट्स अ गुड पर्पस और अ बैड पर्पस, वो आपकी फिर आगे थिंकिंग पे डिपेंड करता है, बट you are doing it because it has a reason for you to do it. To think rationally and to deal effectively with the environment. Rationally think करने का क्या मतलब है? बेसिकली कि आप अपनी पूरी सोच को इस्तेमाल करके एक चीज़ को कर रहे हैं. ठीक है, आप ऐसे बेधड़क नहीं कुछ कर रहे. बेटा फ़ैन ऑन कर लो वहाँ से आप. ठीक है, एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जो आपकी इन्वायरमेंट में चीज़ें, आप उनके साथ इफेक्टिवली डील कर रहे होंगे. वो ये ऐसा पर्सन जो है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा जो कि पर्पसफुली कोई काम कर रहा है, जो सोचने की सलाहियत रखता है, और उसके साथ साथ वो अपनी इन्वायरमेंट के लोगों से और ओवरऑल इन्वायरमेंट से उसका जो एक कम्युनिकेशन है वो बेहतर है. ठीक है. So measures of intelligence में first of all we have the intelligent quotient, which is called as the IQ. It is obtained by dividing a child's mental age with his chronological age and multiplying it with 100. ठीक है, अब बेसिकली इंटेलिजेंट क्वोशंट का ये एक फॉर्मूला तो हमें बता दिया उन्होंने कि आपने मेंटल एज को जो आपकी बायोलॉजिकल एज है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. बट जो मेंटल एज है उसको आप किस तरह से असेस करेंगे? उसको आप किसी भी पर्सन से बातचीत करके उसको असेस करेंगे कि इसकी मेंटल एज कितनी है ओवरऑल. इससे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके उससे आप पहले उसकी मेंटल एज को परसीव करेंगे कि अगर ये 10 साल का बच्चा है तो इसकी मेंटल एज जो है वो कितनी है. ठीक है, आजकल जो इतना मतलब हमारा फास्ट सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो यूजुअली बच्चों की मेंटल एज जो है वो अपनी एज से ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर वेरी फास्ट एंड क्विक होते हैं वो हर चीज़ को पिक करने में. सो IQ लेवल जो है वो आपका मेंटल एज पे बहुत ज़्यादा बेसिकली डिपेंड ही उसी पे कर रहा होता है कि आपकी एज कितनी है, एंड अकॉर्डिंग टू योर एज आपका ब्रेन जो है वो कितना ज़्यादा जो है उसका माइंड अच्छा है. एंड यू डिवाइडेड विद द बायोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100.
ठीक है। असेसमेंट ऑफ IQ, इट इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल, वर्बल, स्पेशियल एंड मैकेनिकल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कि बेसिकली जब आप मेंटल एज किसी की कैलकुलेट करते हो या मेंटल एज को आपने असेस करना होता है, तो आप उसकी मैथमेटिकल, वर्बल, स्पेशियल और मैकेनिकल प्रोफिशिएंसी हर चीज़ देखते हो। ठीक है, कि वो उसकी मैथमेटिकल स्किल्स अपनी एज के हिसाब से कितनी अच्छी हैं, वर्बल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, स्पेशियल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, और ओवरऑल वो मैकेनिकली कितना बेहतर काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसकी मेंटल एज को आपको उसके बारे में बताएंगे। ओवरऑल जब आप मेंटल एज को परसीव कर लेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट दी IQ अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है। नाउ एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस में आपका नॉर्मल स्कोर फॉर एन IQ टू इज, एक एडल्ट की अगर हम बात करें तो इट्स अराउंड 70 to 130। ठीक है, 70 to 130 जिनका IQ होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी हैविंग अ नॉर्मल स्कोर ऑफ एन IQ। अब एक्सट्रीमिस्ट में हमारे पास बिलो 70 आते हैं, विच आर बेसिकली मेंटली हैंडीकैप। ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, तो उनका IQ जो है वो यूजुअली बिलो द 70 होगा। अबव 140 है अगर किसी का IQ, तो वो गॉड गिफ्टेड होगा एंड ही और शी इज़ अ जीनियस होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सावर्न सिंड्रोम। सावर्न सिंड्रोम 1887 में जे लैंगडॉन डाउन ने डिस्क्राइब किया था। पीपल हु आर मेंटली हैंडीकैप्ड बट दे एग्जिबिट सम स्पेशल एबिलिटीज। ठीक है, बेसिकली इस सिंड्रोम में ये उसने बताने की कोशिश की है कि IQ जो है वो, इवन दो IQ लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हैं ऐसे, बट स्टिल हैव सर्टेन एबिलिटीज जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से इज कि आपका जो IQ है वो हर वक्त, हर दफ़ा आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं देता। इवन इफ अ पर्सन हैज़ अ लो IQ, तो उसकी इंटेलिजेंस किसी और चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगी एज अपोज टू अ पर्सन जिसका IQ जो है वो नॉर्मल हो। So severe mentally handicapped in overall intelligence yet demonstrate exceptional abilities in a specific area. For example, very low scores on the intelligence test yet they report calendar dates from thousands of years ago. ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन था वो मेंटली हैंडीकैप था और IQ उसका बिलो 70 था, आपने उससे पूछा कि अच्छा मुझे बताएं कि आज से 8 वीक्स पहले क्या डेट थी या क्या डे था। ठीक है, या ये तो चलो बहुत एक हम नॉर्मल पर्सन हम नहीं बता सकते ना कि 8 हफ्ते पहले क्या डेट थी आज और क्या डे था। ठीक है, हम फॉरेन कैलेंडर ओपन करेंगे, बट उसने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे पर्सन जो थे दे वर एबल टू बेसिकली कोट द कैलेंडर डेट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। उनसे आप पूछते थे कि अच्छा 10 साल पहले आज क्या डेट थी, क्या डे था, तो दे वर एबल टू कोट इट एक्यूरेटली। ठीक है, तो उसको उसने सावर्न सिंड्रोम का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, दैट बेसिकली द पीपल हु आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशन ऑफ द सराउंडिंग पीपल। ठीक है, उसको और फिर उसके साथ साथ उस चीज़ को वो कंट्रोल भी करना जानते हैं कि वो अगर इफ़ दे आर वेरी हैप्पी और इफ दे आर वेरी एंग्री, दे आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन विच दे आर डीलिंग विद। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में गए हैं जहाँ पर एक सोगवार सा माहौल है एंड यू आर नॉट सपोज टू शो योर हैप्पीनेस, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो यू विल बी एबल टू शो, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर हैप्पीनेस, बिकॉज वो सिचुएशन इस तरह की नहीं है दैट यू शुड act according to that. So the capacity to identify, understand and control the expression of emotions. ठीक है, अब जो एक बच्चा होता है उसको नहीं पता होता whatsoever is the situation, वो according to his needs उस अपनी emotions को जो है वो express कर रहा होता है। He does not know कि whether it's a happy time or a sad time, whatsoever is the reason, वो अपनी emotions को उसी तरीके से express कर रहा होता है जिस तरह से वो चाह रहा होता है। So a child is not emotionally well developed at that age. एक टाइम 8 से 10 साल के बाद जो है वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट जो है इंटेलिजेंस बच्चे में आती है। सो अब इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, यू नीड टू परसीव द इमोशंस, मैनेज द इमोशंस एंड यू शुड यूज़ द इमोशंस। कि आप सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि अगला बंदा जो है वो मे बी ही इज़ अनॉयड, आप उस चीज़ को जो है कंट्रोल करने की भी कोशिश करें कि ही इज़ अनॉयड तो मैं उसके लिए जो है किस तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। या आप उसको आइडेंटिफाई, एक्चुअली आप उसको जो है पहले आइडेंटिफाई करेंगे, परसीव करेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मैनेज दैट पर्टिकुलर इमोशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी emotional intelligence में आती है। मैम So it can be divided into 4 areas: the capacity to accurately perceive emotions, the capacity to use emotions to facilitate thinking, the capacity to understand the emotional meaning, and the capacity to manage the
इमोशंस, ठीक है, वही बात है more or less हम पहले भी कर चुके हैं. So Aristotle once said that the rare ability to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, कि हम यूजुअली अपना गुस्सा किसी और पर अगर जो हम निकालते हैं यूजुअली वो बेसिकली एक आपकी इमोशनल वीकनेस होती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशन फॉर द राइट पर्सन. ठीक है, तो अगर आप अपने इमोशंस राइट पर्सन के साथ एक्सप्रेस करें एंड एट द राइट टाइम और आप उसको पर्पसफुली यूज़ करें तो यू आर कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन हु इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट. ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में पीटर सैलोवे एंड जॉन मायर ने डेफिनेशन में 5 मेन एरियाज जो हैं वो डिस्क्राइब किए थे जो कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में होते हैं. सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, managing emotions, motivating oneself, recognizing emotions and handling relationships. ठीक है, अब सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ये मोर और लेस वही बातें जो हम रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस में अगेन वही बात है कि आपने अपनी फीलिंग्स को पहले रिकग्नाइज करना है एज दे अकर इज द क्रक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि पहले आप अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द अदर पर्सन. Ability to monitor feelings from moment to moment is key to psychological insight and self-understanding. Next is managing emotions. Appropriate emotional reactions is a capacity that's built on self-awareness. Emotional resilience helps one to prevail over life's inevitable setbacks and अपसेट्स. ठीक है, कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ में यू आर फेसिंग हार्डशिप्स एज वेल एज वेरी इजी गोइंग टाइम, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर एबल टू build an emotional relationship with yourself. That is managing emotions. Then is motivating oneself. Being able to focus on a goal is essential for a range of accomplishments. People who can harness their emotions, maintain hope and optimism despite frustration are generally more productive and effective in their understanding. ठीक है, लास्ट टाइम हमने इमोशंस के साथ ही मोटिवेशन को पढ़ा था. ठीक है, तो बेसिकली आपके इमोशंस का आपकी मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा लिंक होता है. इफ़ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड तो बेसिकली वो आपकी एक इमोशनल स्ट्रेंथ को शो कर रहा होता है. ठीक है, कि बार बार फेलियर के बावजूद भी यू आर स्टिल मोटिवेटेड टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क. इट मीन्स कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. कुछ लोग होते हैं जो एक फेलियर के बाद ही वो जो है दे गिव अप एंड दे से दैट आई एम नॉट एबल टू डू दैट. तो अब उनका IQ हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा हो बट एक्चुअली दे आर नॉट वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कि वो दोबारा से फेलियर को फेस नहीं करना चाहते, मोटिवेट नहीं रहते. ठीक है, नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स. ठीक है, विच इज एम्पैथी विच इज फंडामेंटल टू योर इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस. बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए एम्पैथी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. दोज हु आर वेल अट्यून्ड ऑफ व्हाट अदर्स फील आर मोर सक्सेसफुल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल relationships. Next, handling relationship, which is the art of relationship, requires skill in managing others' emotions. Social competence underlies popularity, leadership and interpersonal effectiveness. आपने खुद ये फील किया होगा कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 4 to 5 फ्रेंड्स हैं और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे बात करके यू फील वेरी मच रिलैक्स्ड. ठीक है, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको रिलेशनशिप हैंडलिंग उनकी बहुत ज़्यादा वालेकुम सलाम उनकी रिलेशनशिप हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. दे आर एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस और वो आपके इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. दैट इज़ वाई आप जब उनसे कोई भी परेशानी में या जो भी कभी भी इस तरह की बात करेंगे तो यू फील वेरी मच रिलैक्स्ड. ठीक है, तो ये बेसिकली एक यू कैन से कि एक सोशल स्किल होती है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी बेहतर है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ. ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस एंड अंडरलाइज पॉपुलैरिटी, लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस. मीन्स टू से कि एक जो बंदा जो कि सोशली कॉम्पिटेंट बंदा होगा वो पॉपुलर भी होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं, उसके साथ साथ उसकी इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस होती है. मीन्स टू से कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. आपने देखा ही होगा फ्रेंड्स के सर्कल में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पूरे ग्रुप में जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है. वाई? बिकॉज ही इज़ अ सोशली कॉम्पिटेंट पर्सन देन दी अदर पर्सन्स. ठीक है, तो ये आपका हैंडलिंग रिलेशनशिप्स लास्ट इसका था. नेक्स्ट इज द हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दी योर इंटेलिजेंट क्वोशंट. ठीक है, इसमें मेन जो डिफरेंस आ जाता है वो बेसिकली ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एबिलिटी
टू रिकग्नाइज इमोशंस को मेजर करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका आईक्यू है वो आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, मीन्स टू से कि आपकी स्किल को, किसी भी स्किल को, ठीक है, जो भी आप द वे यू स्पीक, द वे यू आर परफॉर्मिंग, द वे यू आर यू नो eating your food, that is also a part of your intelligent quotient, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि how well you are doing in your academic life, ये intelligent quotient नहीं है। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं वो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ फ्लेक्सिबल स्किल विच कैन बी लर्न, ठीक है। ये वो स्किल होती है जो कि बाय बर्थ नहीं होती हमारे में, ठीक है। वी लर्न इट विथ टाइम, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से, अपनी आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जिनके पेरेंट्स जो इतने इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते, जो कि इतनी ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उनके साथ जो है दे आर वेरी इंट्रोवर्ट्स, तो उनके यूजुअली बच्चे भी उसी तरीके के होते हैं, दैट दे आर वेरी यू नो, उनका बड़ा कोल्ड साइड बिहेवियर होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि आप अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हो, विद टाइम आपके अंदर ये मेच्योरिटी आती है। बट इंटेलिजेंट क्वोशंट इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जो कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये भी चीज़ जेनेटिक ही होती है, आपके पेरेंट्स के से ही आपको आती है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको आपने चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ लिम्बिक सिस्टम पोर्शन ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो न्यू कॉर्टेक्स या टॉप पोर्शन ऑफ द ब्रेन। आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़े होगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है आपका, वो बेसिकली आपके इमोशंस को डील कर रहा होता है, आपकी मेमोरी को डील कर रहा होता है, ठीक है। तो मेमोरी एंड इमोशंस जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिम्बिक सिस्टम से इन्वॉल्व है। इमोशनल इंटेलिजेंस गेट्स यू थ्रू लाइफ, बट इंटेलिजेंस क्वोशंट गेट्स यू थ्रू स्कूल, ठीक है। सो IQ गेट्स यू हायर्ड बट EQ गेट्स यू प्रोमोटेड, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की थोड़ी समझ आ रही होगी कि एक दफ़ा आपने IQ, अपने अच्छे IQ से वो आपको हायर तो कर लेते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम वी डोंट नो कि उस पर्सन की प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है, पर्सनल रिलेशनशिप वो किस तरह से बेहतर बना सकता है अपने कॉलीग्स के साथ, ठीक है। बट जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीवन अराउंड यू, तो दैट इज़ द पॉइंट जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो यूटिलाइज होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन जिसका 4 GPA थ्रू आउट हिज यूनिवर्सिटी लाइफ रहा हो, वो एक कॉलीग बहुत अच्छा हो, ठीक है, या उसकी जो है ऐसे यूजुअली आपने शायद आई डोंट नो फील किया ही नहीं कि, लेकिन ऐसे लोगों की यूजुअली एक जॉब के एनवायरनमेंट में सब उनको जो है बुरा भला ही कह रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे होता है कि ही और शी इज़ यू नो वेरी रूड, या ही इज़ वेरी नॉइंग, या ये इसने ये कर दिया वो कर दिया, एक प्रोफेशनल एक उनकी जो है वो लगी रहती है। सो दैट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोगों का EQ जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है एज कम्पेयर टू देयर IQ। मैम ऐसे लोगों में एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है। उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। एटीट्यूड ज़्यादा होता है इनमें, क्या वजह है वैसे एटीट्यूड ज़्यादा होने की? बिकॉज मैम वो किसी के साथ इतनी बातें नहीं करते, वो ज्यादातर चुप ही रहते हैं, तो इस वजह से। बातें नहीं करते, चुप रहते। हाँ, तो वो खैर चलो एक पर्सनालिटी ट्रेट आ जाता है ना कि सम पीपल आर इंट्रोवर्ट्स एंड सम आर एक्सट्रोवर्ट्स, बट इमोशनली इंटेलिजेंट इज समथिंग एल्स, कि आप जो है अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे अगले की बात को, तो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा बीच में टॉपिक है, जोहारी विंडो इसको कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल इसको जो है नाम दिया हुआ है। बेसिकली इट इज समथिंग, थोड़ा सा इसको शायद कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, बट इट इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें 4 बॉक्सेस आप देख सकते हैं, जो दो आपके हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, जो ये वाले इस तरह से आए हैं आपके बॉक्सेस, जो कि वर्टिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है। वर्टिकल बॉक्सेस को आप देख सकते हैं, तो उस पे हेडिंग उन्होंने दी है नोन टू सेल्फ एंड अननोन टू सेल्फ, ठीक है। वो चीज जो आपको पता है और वो चीज जो आपको नहीं पता, दैट इज द उसकी वर्टिकल बॉक्सेस पे ये चीज उन्होंने हाईलाइट की हुई है। और जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है नोन टू अदर्स एंड अननोन टू अदर्स, ठीक है। तो इफ आप उस चीज को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ को मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका ओपन सेल्फ आता है, मीन्स टू से कि ये आपकी वो बातें हैं जो कि आपको भी पता है और आपके दोस्तों को भी पता है, आपके फ्रेंड सर्कल में सबको पता होती है, मीन्स टू से योर पर्सनैलिटी ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते और आप कभी भी क्लास में टाइम से नहीं आते, तो ये चीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में भी सबको ही पता होगी दैट
जो है इसको उठाना पड़ता है इसको, और ये खुद से नहीं आ सकता क्लास में, ठीक है। तो दैट इज योर ओपन सेल्फ। देन आ जाता है आपका ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ इज समथिंग विच इज नोन टू अदर्स बट इट इज अननोन टू योर सेल्फ। इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, यू मीन्स टू से कि एक बंदा है जो बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो ओबीस है, और उसके सब दोस्तों को पता है कि इसकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, पर उस बंदे को खुद इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो वो उसका ब्लाइंड सेल्फ होगा, बिकॉज ये एक ऐसा उसका ट्रेट है, उसकी क्वालिटी व्हाटसोएवर यू कैन से दैट इज, जो कि दूसरों को तो नजर आ रही है पर उसको खुद से नजर नहीं आ रही, दैट इज हिज ब्लाइंड सेल्फ। Next is the hidden self, which is unknown to others but which is known to self. Information about you that you know but others don't know. ये कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में से कोई ऐसी चीज हो सकती है, आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप किस तरह के हैं, हो सकता है ये आपको पता हो बट नॉट योर अदर फैमिली मेंबर्स और नॉट योर फ्रेंड सर्कल। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं विच इज योर वेरी पर्सनल थिंग्स, जो कि सिर्फ आप ही जानते हैं। Next is your unknown to others and unknown to self, means the unknown self. It is the information about you that neither you know nor others know. ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि आप यूं समझो कि ये जैसे एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, कि ऐसी कैपेबिलिटी, आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी सारी लाइफ ऐसे गुजर जाती है, उनको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होती। तो जब आपको खुद से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी या जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, जब वो आपको खुद नहीं पता तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट विद द अदर पर्सन। सो दैट इज योर अननोन सेल्फ, कि आपको खुद भी नहीं पता, या आपने या आपको कोई यू कैन से प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि जिससे आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द पीपल वोंट नो अबाउट इट एज वेल, ठीक है। तो इस ओवरऑल इस सारे को हम जोहारी विंडो कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जरूर देखना है एक दफा। Next, the relation of emotional intelligence and IQ. People are rare with extreme IQ but low emotional intelligence, and low IQ but extreme emotional intelligence. Usually, majority of the people जो होते हैं उनका इमोशन एंड IQ लेवल जो है वो मोर और लेस सिमिलर ही होती हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि IQ बहुत ज़्यादा है तो इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल कम है, बिकॉज अगर IQ बहुत ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी वो वक्त के साथ साथ सीख जाता है, ठीक है। अगर आप एक टीनेजर की बात करें कि वो कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है, और एक आप एडल्ट एज में 30s में किसी पर्सन से पूछें तो वो ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, बिकॉज उसने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, वो ज़्यादा मेच्योर होगा एज कम्पेयर टू अ teenager. So this is something which is a life skill which you learn with age. ठीक है, अब EQ जो है वो एक्ट सच हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल बाय टेस्टिंग द एम्पैथी, by testing an individual's accuracy at interpreting another's feeling from their facial expressions, ठीक है। कि आप उसको फॉर एग्जाम्पल इसका किस तरह से टास्क हो सकता है कि आपको वीडियो दिखाएं, उस वीडियो में पीपल जो हैं दे चेंज देयर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप जज करें कि ये किस तरह का फील कर रहे होंगे, तो दैट विल शो कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। जैसे अगर आप विदाउट साउंड टीवी पे कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको उससे आइडिया हो जाता है कि हाउ दैट पर्सन इज फीलिंग, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज आप उस चीज़ को उसके एक्सप्रेशन से आप जज कर लेते हो दैट दैट पर्सन इज फीलिंग सैड या उसको एनॉयंस फील हो रही है, दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथी आप अपनी टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा हाउ यू कैन इम्प्रूव द इमोशनल इंटेलिजेंस, यू कैन इम्प्रूव द इमोशनल इंटेलिजेंस बाय हाउ यू रिएक्ट टू पीपल, your work environment, how you can do a self evaluation, how you react to stressful situations, take responsibility of your actions and how your reactions affect others, ठीक है। बेसिकली आपने इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग, अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी अग्रेसिव हो जाते हो या बहुत ज़्यादा जल्दी आप किसी चीज़ पे रिएक्ट कर जाते हो, वेदर इट्स अ गुड रिस्पॉन्स और बैड रिस्पॉन्स, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो आपने अपनी आप को खुद से ऑब्जर्व करके जो है यू कैन डू दैट, कि आप पहले ऑब्जर्व करें कि आप किन सिचुएशंस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट आपने अपनी काउंसलिंग यू कैन से कि वो खुद ही से करनी है, दैट यू शुड नॉट डू लाइक दैट, और आप अपनी एक्सरसाइज खुद से करें कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करेंगे तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे,
सेम गोज फॉर द IQ। अगर आपका जो एक IQ बिल्डअप हुआ है उसको आप मजीद पॉलिश कर सकते हैं कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे स्कूल में अच्छी ग्रूमिंग हो रही है आपकी, पर उसको आप मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब जो बहुत सारे ये बच्चे होते हैं जो स्लम्स में रह रहे होते हैं, हो सकता है उनका IQ बहुत अच्छा हो। आपने देखा ही होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा आप नोटिस करते हो कि उनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इवन दो दे आर लिविंग इन अ स्लम्स एरिया। ठीक है, तो वो क्या वजह होती है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती कि वो अपनी उस चीज को मजीद ग्रूम कर सके, तो वो थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर लिविंग इन दैट एरिया। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? छोटा सा लेक्चर था आज का। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, बेटा किसी का कोई सवाल? मैम सीवेंट सिंड्रोम का एक बार बताइएगा। अक्सर थोड़ा सा ऊंचा बोले बेटा, आपकी आवाज नहीं आई। मैम सीवेंट सिंड्रोम का बताइएगा। समझ आया? ठीक है, आप चैट में लिख दो, आई कैन नॉट हियर व्हाट यू आर सेइंग। मैम वो मैम कह वो रही है कि सेवन सीवेंट सिंड्रोम का सिंड्रोम कह का रही है। बता दें। एक बंदा बोल रहे हैं ना, सारे बोल रहे हो, एक बंदा बात करे। मैम मैम सीवेंट सीवेंट सिंड्रोम। सिंड्रोम का कह रही है। सेवन सिंड्रोम? सेवन सिंड्रोम यस मैम। क्या उसका समझ नहीं आया? तब वो एक जस्ट सिंपल एक यू कैन से कि एक इस तरह से है कि एक पर्सन था जो लैंगडन डाउन, उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया था that people who have a very low IQ, means to say कि उनका IQ जो है वो 70 से भी कम है, means to say they are mentally retarded या mentally handicapped। ठीक है, but still they are able to exhibit some very special abilities, जैसे कि for example कि उनका जो है mind, it was able to perceive the calendar dates from thousands of years ago, इवन दो उनका IQ जो है वो बहुत ज्यादा कम था। तो ये एक जस्ट एक वेरी रेयर सिंड्रोम आप इसको कह लो, या वेरी एक रेयर एग्जाम्पल इसको कहो। हर बंदे में ऐसा नहीं होता कि जो भी मेंटली रिटार्डेड है आप उससे पूछें कि कैलेंडर डेट आप मुझे 10 साल पहले की बताएं तो वो आपको नहीं बताएगा। सम पीपल ही ऑब्जर्व्ड बट दैट कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड भी थे, बट स्टिल दे डेमोन्स्ट्रेटेड इंटेलिजेंस इन सम एरियाज, तो उसको उसने सावन सिंड्रोम का नाम दिया था। ठीक ओके हो, मैम, थैंक यू। समझ आया? यस मैम। मिट्स की तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? क्या ख्याल है मिट्स के बारे में? ऑनलाइन होने कि ऑन कैंपस होने? मैम हमारी मेडिकल फिजिक्स की मैम टीचर ने ले लिया, आप भी ले लें। ऑन कैंपस भी हो सकते हैं, पता नहीं हमारी यूनिवर्सिटी हमने थोड़ी लेनी, जो यूनिवर्सिटी कही थी हम तो वो करेंगे। तभी यूनिवर्सिटी ने कहा कि ऑन कैंपस होने, तो ऑन कैंपस हो जाएंगे। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो एज वेल। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। क्या कह रही हो अफजा? मैम आपकी आवाज कम आ रही है। मैं भूल गई थी कि तुम लोग भी बैठे हुए। तो वो है कि मैं ये कह रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दें जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया। बिहेवियरल साइंसेस तो आई थिंक पास हो ही जाएगा, इसमें कुछ इतना फेल होने वाला बनता नहीं है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम और अटेंशन मांगते हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दें। आपके एग्जाम्स मिड्स जो हैं वो ऑन कैंपस भी हो सकते हैं। देयर इज़ अ 60% चांस ऑफ देम बीइंग हेल्ड ऑनलाइन ऑन कैंपस। तो आई जस्ट, मैं डरा नहीं रही आप लोगों को, ठीक है। आई जस्ट वांट के ऑब्वियसली ऑनलाइन में किसी ने भी नहीं पढ़ा होता, तो लेकिन ये कि अभी भी टाइम है, थोड़ा सा आप लोग स्टार्ट कर दो और यस बाकी मैम। फॉर द बेस्ट। ठीक हो गया? ओके बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।